हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज फाइनली मैं अपने चैनल पर अपने बोर्ड के साथ लाइव आ गया हूँ। तो बहुत दिनों का इंतजार खत्म हो गया। मैं सबसे पहले तो माफ़ी करना चाहता हूँ कि मैं पिछले मंगलवार को ही बोला था आपको लाइव आने के लिए, लेकिन अब आगाज हुआ है तो अपने अंदाज में फिर से शुरू करने जा रहे हैं। और ये अंदाज अब जारी रहेगा आपके लिए। मैं जो भी समय बचेगा, जहाँ भी समय बचेगा, वहाँ से मैं लाइव आऊँगा। अब जो है आपके लिए हमेशा, अभी तो TRE 4, उसके बाद BSO और बिहार दरोगा, ये 3 वीडियो मैं लेकर आपके लिए आऊँगा। अभी मेरा लाइव आने का जो समय होगा 7:30 से 8 के बीच में मैं लाइव आपके लिए आ जाऊँगा। एग्जैक्ट टाइम होगा 7:30 में पूरी कोशिश होगी मैं लाइव आ जाऊँ। TRE 4 के लिए जो आपकी टाइमिंग होगी 7:30 होगी। बस आप अब मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत थी हमसे कि सर आप लाइव नहीं आ रहे हैं। आप हमेशा कहते थे कि नौकरी हो जाएगी तब भी मैं पढ़ाता रहूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि मैं ट्रेनिंग में चला गया और ट्रेनिंग में जाने के बाद 6 महीने तक लगातार ट्रेनिंग में था, तो पढ़ाने का मौका नहीं मिलता, पढ़ाने को दिया भी नहीं जाता। ऐसे में मैं किसी कारणवश नहीं ले पाया लाइव। लेकिन अब धीरे धीरे मैं सेटअप बनाया, अपना चैनल बनाया और अब अपने बोर्ड के साथ आया हूँ। जिस तरह से प्यार मुझे पहले दिया आपने, वही प्यार मुझे अभी भी चाहिए आपसे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए। मैं फाइनली आज अपने बोर्ड से, अपने स्टूडियो से, खुद के स्टूडियो से लाइव आया हूँ, अपने चैनल पर लाइव आया हूँ। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, लगातार अब जुड़िए। और मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं टॉपिक वाइज भी लाइव लूँगा, टॉपिक वाइज क्लास मतलब MCQ लेकर आऊँगा। साथ ही टॉपिक वाइज के साथ साथ मैं आपको पूरा जो सिलेबस का MCQ है वो भी लेकर आऊँगा। हर फॉर्मेट में MCQ करा देंगे, विषय वाइज भी कराएंगे, टाइम मिलेगा तो भाषा का भी कराएंगे। लेकिन आप बस पेशेंस के साथ बने रहिए। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को लाइक कर दो गुरु। फिर बोल रहा हूँ, सभी लोग एक बार लाइक कर दो, चैनल को सपोर्ट कर दो गुरु, ताकि अधिकतम लोग इससे जुड़ जाएं। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और जितना आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी TRE का ग्रुप, आपका जितने भी ग्रुप में जुड़े होंगे, किसी कोचिंग में, किसी गांव में, चौपाल में, शहर में, बाजार में, सारे ग्रुप में सेशन को शेयर दीजिए। अपने फेसबुक पर सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए, फेसबुक स्टेटस में लगा लीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, लेकिन शेयर कर दीजिए ताकि गुरु जी का सेशन काफ़ी आगे। तो लगातार मैं जो आपको जो प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस पर मैं कोशिश किया कि मैं खरा उतरूं और आपके लिए लाइव आ जाऊं। चलिए, सबको गुड इवनिंग, सभी को शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद। तो मैं इस सेशन को मैं बता दूं कि मैं 7:30 बजे अब डेली मेरा वेट करिएगा। 7:30 में मैक्सिमम 7:45 हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट जॉब में हूं तो दिक्कत हो सकती है। तो अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के बाद ही होगा। और मेरा जो सेशन होगा बिल्कुल फ्री होगा। हर तरीके का जो क्लास होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। कोई टॉपिक अगर मन करेगा कि सर पढ़ा दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वो टॉपिक का क्लास लेकर के आ जाऊंगा। भूगोल हो, इतिहास हो, साइंस हो, कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। और उससे दुगनी एनर्जी में मिलेगा गुरु। जिस एनर्जी में मैं आता था लाइव, उससे दुगनी एनर्जी में आपके पास लाइव आऊंगा। बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए गुरु, शेयर कर दीजिए सब जगह, ताकि अधिकतम लोगों तक बात पहुंच जाए कि कल से सर 7:30 बजे लाइव है। लेकिन आज भी मैं MCQ कराऊंगा, अभी तुरंत, ज़्यादा नहीं 10 की संख्या में कराऊंगा, ताकि आपको लग जाए कि मैं शुरुआत कर दिया हूं। तो याद रखिए, अभी तत्काल TRE 4 के लिए शुरू कर रहा हूं। बस 2-4 दिन का हमको मौका दीजिएगा। तो BSO जो सांख्यिकी पदाधिकारी का वैकेंसी आया वो, और साथ में बिहार दरोगा, उसके लिए भी MCQ लेकर मैं आऊँगा। तो तीनों MCQ साथ में शुरू होगा। बस अपने जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सब को वीडियो शेयर कर दीजिए। और धीरे धीरे क्लासरूम भी अवेलेबल आपके लिए हो जाएगा, चाहे जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो लगातार जुड़े रहिए। और मैं बता दूं कि मेहनत करने वालों को जीवन में कुछ भी आपको नहीं मिला हो, भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो, फिर भी यदि आपके अंदर मेहनत करने का गुण है तो भाग्य रेखाएं अपने आप पनप जाती हैं, अपने आप से शुरू हो जाती हैं। इसलिए मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर 7 घंटे मेहनत करते हैं तो उसका विकल्प 8 घंटे है, 10 घंटे है। कभी भी 7 घंटे का विकल्प 6 घंटे नहीं होता, 5 घंटे नहीं होता। मेहनत का विकल्प मेहनत होता है। लगातार मेहनत कीजिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। कोई साथ दे या न दे, आपका बड़ा भाई, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका गार्जियन, हमेशा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बस लगातार लगे रहिए, अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए और कल से 7:30 बजे हम इसको आगाज कर देंगे विधिवत रूप में। पर आज भी मैं थोड़ा सा छोटा सा सेशन आपके साथ लूंगा। आज भी एक छोटा सा सेशन आपके साथ लूंगा भाई।
देखिए नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ज्यादा समय नहीं आपको लेता हूं, बस आप लोगों को मेरी तरफ से पूरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। आज से मैं अपने सेशन का शुरुआत करने जा रहा हूं। जबरदस्त प्यार दीजिए, जितना हो सके गुरु जी का सेशन शुरू कर शेयर कर दीजिए, जितना हो सके हमारा सेशन आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक ये सेशन पहुंच जाए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को पहले लाइक कर दो गुरु, प्लीज। अगर चाहते हैं लगातार मैं सेशन में बना रहूं आपके साथ, तो सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपका है सब में शेयर कर दीजिए, लिंक कॉपी करके स्टेटस में लगा लीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक बात पहुंच जाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन गांधी जी के साथ नहीं थे? चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं कि उस समय नील की खेती होती थी, जबरन किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी कि भैया आप कट्ठा में, एक कट्ठा के जो चौथाई हिस्सा है, एक कट्ठा का जो 20% का ये हिस्सा, उसमें क्या करिए भाई, उसमें आप नील की खेती कीजिए। पहले नियम अलग था, 1860 में नील आंदोलन हुआ था, 1860 में, उससे पहले का नियम अलग था, बाद में नियम बदल दिए गए और नील की खेती नहीं करने पर लोगों को क्या किया जाता था कि भाई आप अधिक टैक्स दीजिए। अगर आप नील की खेती अपने खेतों में नहीं करेंगे तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। उस समय दिक्कत क्या हो गया था कि उस समय जर्मनी में हम चंपारण सत्याग्रह अलग से पढ़ाएंगे आपको, तत्काल सुन लीजिए। उस समय नियम हो गया था कि नियम नहीं कहिए, उस समय केमिकल से नील बनने लगा था और केमिकल वाला नील ज़्यादा इफेक्टिव होता था खेत में बने हुए नील से। केमिकल वाला नील जर्मनी में बनने लगा था, इसलिए उसका डिमांड बढ़ गया था और खेत में जो नील होता था उसका कोई डिमांड नहीं था। फिर भी जबरन नील की खेती करवाया जाता था और उनको नहीं करने पर एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था। तो इस टैक्स से बचने के लिए किसान मजबूरी में नील की खेती करते थे और जिस खेत में नील उगाया जाता था वो खेत बंजर हो जाता था। ऐसे में किसान बेचारे बरगलाए जा रहे थे। अंत में गांधी जी के नेतृत्व में एक सत्याग्रह हुआ जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति थे। चंपारण में एक गांव है जिसका नाम है मुरली भरहवा। मुरली भरहवा गांव के किसान राजकुमार शुक्ल, उस समय 1916 में लखनऊ में हुआ था कांग्रेस का सेशन, उस सेशन में गए थे उनको बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ल गांधी जी को कि भाई चलिए हमारे यहाँ बहुत ही बेरहमी से नील की खेती करवाई जा रही है, आपके नेतृत्व में यदि आंदोलन होता है तो हमारा नील की खेती समाप्त हो जाएगा और हमें हमारा अधिकार मिलेगा। तो गांधी जी को बुलाने 1916 के कांग्रेस सेशन में लखनऊ गए थे कौन? राजकुमार शुक्ल। तब गांधी जी हाँ भरे, बोले कि हम आएंगे चंपारण, और अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण आए और उनके लिए सत्याग्रह किया। और बता दें भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, भारत में इंडिया में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी आए और किसानों को उनका अधिकार मिला। तो क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन गांधी जी के साथ नहीं थे? ये क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन गांधी जी के साथ नहीं थे, ये पूछ रहा है। बताइए। राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, बृजकिशोर प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। जल्दी बताइए, जल्दी बताओ गुरु। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो गुरु। क्या है? चलिए, सभी को शुभकामना। ममता कुशवाहा, नूर मोहम्मद। चलिए अब हम आ गए गुरु, अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल से बेहतरीन तरीके से आगाज होगा। कौन नहीं थे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा चीज होता नहीं, कौन नहीं थे। जल्दीबाजी में हम उत्तर दे देते हैं कौन थे वाला। कौन नहीं थे पूछ रहा है। राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, बृजकिशोर, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ। अगर गांधी की बात करूं तो गांधी जी ने भारत में जो अपना करियर की शुरुआत किया, भारत में जो जिस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने भारत में किया, जिस सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने किया, उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल हुआ। मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट जब आया तो रॉलेट सत्याग्रह किया गया। 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन। अगर पूछे गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह तो आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह, और गांधी जी का भारत में बड़ा आंदोलन तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन। गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन तो असहयोग आंदोलन होगा आंसर। अब पहला सत्याग्रह पूछे तो चंपारण सत्याग्रह आंसर होगा। एकदम रट लीजिए इसको। गांधी एक चीज और पूछेगा, गांधी जी का भारत में पहला पब्लिक स्पीच, गांधी जी ने पहली बार जनसभा को कहां संबोधित किया,
कब संबोधित किया था? आंसर होगा 1916 में बनारस में। गांधी जी का पहला पब्लिक स्पीच भारत में कहां हुआ? तो बनारस में 1916 में। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का बड़ा आंदोलन भारत में तो असहयोग आंदोलन। उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन के बाद जेल चले जाते हैं, जेल से आते हैं। उसके बाद 1930 में गांधी जी का दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन हुआ 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद, हालांकि उससे पहले एक और उनका सत्याग्रह था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में 1940 अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। नोट कर लीजिए, फिर से बोल देता हूं। 1917 अप्रैल चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। उसके बाद फरवरी 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल। मार्च 1918 खेड़ा सत्याग्रह। 1919 रॉलेट सत्याग्रह। 1920 गांधी जी का पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन। उसके बाद 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1940 अक्टूबर 1940 महीना लिखो, अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद 1942 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद गांधी जी फिर जेल चले जाते हैं। उसके बाद गांधी जी जब जेल से रिहा होते हैं तो नोआखली में दंगा भड़क गया था 1946 में, वहां पदयात्रा करते हैं जहां गांधी जी के निजी सचिव थे। पूछा जाता है जब गांधी जी 1946 के दंगा भड़के इलाके में पदयात्रा कर रहे थे नोआखली में, तब गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो ये थे आपके प्यारे लाल। नोट कर लीजिए। तो गांधी जी का पहला स्पीच 1916 बनारस, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला आंदोलन बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया भाई? तो 1930 में। और 1940 में अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1946 में पदयात्रा किया गांधी जी ने। और आप जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। चलिए, तो ये सब आप याद रखिए, बाकी बात हम करेंगे आगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब नोट बार बार देखो, बार बार बोलने का मेरा मकसद होता है कि आप नोट करते जाइए साथ साथ। कई सारी बात आपसे करेंगे, लेकिन आप लोग नोट भी करते चलिए साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, जब दिसंबर 1911 में, ध्यान से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, लाइक कर दो। याद रखो इतना बात कि जीवन में कुछ भी बिना मेहनत किए नहीं मिलता, मेहनत के बाद ही सब कुछ मिलता है। चलिए, जब दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार के लिए भारत आए थे, तब इनमें से कौन सा निर्णय नहीं लिया गया? बताओ। जब दिल्ली दरबार में हुआ 1911 में, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत का वायसराय, पूछा जाए 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ तब गवर्नर यानी वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नोट कर लीजिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिसंबर 1911 में क्या हुआ गुरु? जॉर्ज पंचम आया, दिल्ली दरबार हुआ। तो उसमें से कौन सा निर्णय नहीं लिया गया? तो सुन लो, कौन सा निर्णय लिया गया पहले बता देता हूं। सबसे पहला निर्णय लिया गया, बिहार को बंगाल से अलग किया गया। बंगाल से बिहार को अलग किया गया क्योंकि उस समय बंगाली बिहारियों का हक मार रहे थे। सारे सरकारी नौकरी में बंगालियों का कब्जा था, सारे स्कूल और विद्यालय बंगाल के क्षेत्र में खुल रहे थे, बिहारियों का हक मारा जा रहा था। तब सच्चिदानंद सिन्हा और उनके द्वारा सपोर्टेड जितने भी लीडर थे, सब ने, बिहार के लीडर ने मांग की कि बिहार को बंगाल से अलग कर दीजिए। तब 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ, तब उसमें निर्णय हुआ कि बंगाल से बिहार को हम अलग करेंगे। और 22 मार्च 1912 को बिहार को एक स्वतंत्र मार्च, लिख लो, बिहार स्वतंत्र प्रांत कब बना? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ। यह निर्णय हुआ था दिल्ली दरबार में कि बिहार को अलग कर दीजिए। एक पॉइंट। दूसरा निर्णय हुआ, बंगाल का जो विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को हिंदू बंगाल, मुस्लिम बंगाल यानी पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में बांट दिया था। उस बंगाल को फिर से एक कर दिया गया 1911 के दिल्ली दरबार में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किया, मुस्लिम बंगाल हिंदू बंगाल के तर्ज पर, लेकिन बंगाल का एकीकरण कर दिया गया दोबारा। बंगाल का दोबारा एकीकरण कर दिया गया। और इस बंगाल का दूसरा निर्णय हुआ। और तीसरा जो निर्णय हुआ
वो हुआ कि दिल्ली, कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाया जाए। तो ये 3 निर्णय हुआ था। तो आप देख लीजिए, इसमें हम बता दिए आपको, खुद ही देख लीजिए इसका आंसर अब क्या होगा। इसका आंसर अब क्या होगा खुद देख लीजिए भाई, अभी बताया हूं मैं, अभी बताया हूं, बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर देख लीजिए, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, सही है। बंगाल भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले जाया गया। अब बिहार को स्वतंत्र राज्य बना दिया गया, ये वाला नहीं था गुरु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा कि दिल्ली दरबार में ये फैसला नहीं लिया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और पूरी डिटेल में सब कुछ पढ़ाएंगे। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए गुरु, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर देना सभी जगह पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं गुरु। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चापेकर बंधुओं, चाफेकर लिखा गया है गलती से, चापेकर बंधुओं के द्वारा, देखिए मैं बता दूं आपको, देखिए भाई जो चापेकर बंधु हैं, ये चापेकर नहीं है, चापेकर है गुरु, चापेकर। एक का, दो भाई थे, एक का नाम था दामोदर हरि चापेकर और एक का नाम था बाल कृष्ण चापेकर। इन दोनों भाइयों ने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी पुणे में 1897। नोट कर लो, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत पूछा जाए कि कहां से हुआ था, तो लिख लो महाराष्ट्र के पुणे से। लिख लो, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से हुआ था। किसने शुरू किया भैया, तो चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी। तो चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग अधिकारी की जो हत्या की गई महाराष्ट्र के पुणे में, उसी को भारत का पहला क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। तो गुरु, चापेकर बंधुओं द्वारा जब प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी गई, तो तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने अपने किस मैगजीन में लिखा कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी थी, उसी प्रकार इन भाइयों ने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी। ये बात किस मैगजीन में लिखा था? चापेकर बंधुओं ने जब प्लेग अधिकारियों को मार दिया, तब तिलक ने खुशी के मारे अपनी किस मैगजीन में लिखा कि जैसे शिवाजी ने दुष्ट अफजल खां को मारा था, वैसे ही प्लेग अधिकारियों की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दी। इस बात को लेकर तिलक को जेल हो गया था कि आप काहे लिखिएगा, एक आदमी मार रहा है हमारे अधिकारी को और आप लिख रहे हैं, इसलिए तिलक को जेल भेज दिया गया था। तो भैया तिलक ने अपने किस मैगजीन में लिखा था? तो गुरु, तिलक ने अपने केसरी मैगजीन में लिखा। इस बात को तिलक ने अपने केसरी मैगजीन में लिखा कि भाई जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल खां को मारा, वैसे ही चापेकर बंधुओं ने भी क्या कर दिया, प्लेग अधिकारी को मार दिया। तो मराठा और केसरी, ये तिलक की दो मैगजीन है, बाल गंगाधर तिलक की दो मैगजीन, नोट कर लो, मराठा और केसरी। मराठा किस भाषा में है भैया, ये भी पूछता है, अंग्रेजी में। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में, नोट कर लो भाई। तिलक की दो पत्रिका, तिलक की दो मैगजीन, कौन कौन? मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में। और तिलक का पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। तिलक का जो पुस्तक है वो क्या है जी? गीता रहस्य, नोट कर लीजिए। तिलक की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, ठीक है। नेक्स्ट आते, तिलक की किताब है ये, दो मैगजीन है। नेक्स्ट आते हैं गुरु, आज बहुत लेट में आया आपके लिए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन कल से टाइम पर आऊंगा, बिल्कुल सब कुछ पूरे तरीके से आपको लाइव पढ़ाऊंगा और पूरी तैयारी से कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हर वो टॉपिक छुएंगे जहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है। पूरे डिटेल पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री भी पूरा डिटेल। जैसे मान लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा रहे हैं, तो डिटेल भारत छोड़ो आंदोलन एक चैप्टर ही पूरा लेकर आऊंगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको पढ़ना है गवर्नर जनरल वायसराय के विषय में, तो वायसराय ही रटा दूंगा आप लोगों को। उसी प्रकार से कांग्रेस की स्थापना, सारे चंपारण सत्याग्रह से लेकर गांधी जी के सारा आंदोलन डिटेल में चैप्टर वाइज भी करूंगा। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु आपका, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है? किसने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है? इसे प्रतिशोध के साथ लड़ा जाएगा। गुरु, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात चल रहा है। दूसरा एंग्लो सिख वॉर, अंग्रेज और सिख के बीच दूसरा युद्ध था। उसी में इनमें से कौन कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है, उसे बदला की भावना से लड़ेंगे हम लोग? यानी किसने कहा था? तो उस समय वायसराय बताओ कौन था, गवर्नर कौन था?
उस समय गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था सिखों ने युद्ध मांगा है, इसे प्रतिशोध के साथ लड़ा जाएगा। लॉर्ड डलहौजी, नोट कर लीजिए, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था सिखों ने युद्ध मांगा है, इसे प्रतिशोध के साथ लड़ा जाएगा। ये वही डलहौजी है, लिख लो, ये वही डलहौजी है जिसने हड़प नीति अपनाया था। राज्यों को हड़प लेंगे। जिस राजा के कोई संतान नहीं है, जिस राजा के कोई संतान नहीं, उसके मरने के बाद उसकी पूरी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी, अंग्रेजों के नाम हो जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम हो जाएगी। डलहौजी ने नियम बनाया कि जिस राजा के भारत में संतान नहीं, उसका पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। वो गोद नहीं ले सकता, वो राजा गोद नहीं ले सकता। जैसे किसी का संतान नहीं तो गोद लेकर अपना बच्चा बना लेगा, अब पाल के बड़ा करेगा, उसी को राजा बना देगा। लेकिन डलहौजी ने कहा कि उस बेटा को जिसको आप गोद लेंगे हम मान्यता नहीं देंगे और आपका राज्य पूरा हड़प लेंगे। और डलहौजी ने कई राज्यों को हड़प भी लिया। हड़प नीति के तहत क्वेश्चन आता है कि डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको हड़पा, तो उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं, सजैस बहुझाना। सजैस बहुझाना, सजैस बहुझाना सबसे पहले किसको हड़पा, ये क्वेश्चन क्रम से है। सतारा को सबसे पहले हड़पा, उसके बाद जैतपुर को हड़पा, उसके बाद संबलपुर को हड़पा, उसके बाद बघाट को हड़पा गुरु, उसके बाद उदयपुर को हड़पा, उसके बाद झांसी को हड़पा, उसके बाद नागपुर को हड़पा। तो डलहौजी ने क्रम से है, ये क्रम से सबसे पहले सतारा, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि डलहौजी ने सबसे पहले किसको हड़प लिया, तो सबसे पहले सतारा, उसके बाद जैतपुर, फिर संबलपुर, बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, काम आ जाएगा आपका। भाई लॉर्ड डलहौजी वही लॉर्ड डलहौजी है जिसने कहा सिखों ने युद्ध मांगा है, इसे प्रतिशोध के साथ लड़ेंगे। ये घटना है सेकंड, लिख लो, ये घटना है सेकंड, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध का है घटना ये। और सुन लो, ये वही डलहौजी है जिसने कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद कर दी। ये वही डलहौजी है जिसने कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद कर दी। ये वही डलहौजी है जिसके समय में कई अच्छे काम भी हुए, कई बुरे काम भी हुए, जिसने पहली बार डाक टिकट जारी किया। ये वही डलहौजी है जिसके समय में पहली बार लोक निर्माण विभाग बना। ये वही डलहौजी है जिसके समय पहली बार विद्युत विभाग बना, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पहली बार बना, डाक टिकट जारी हुआ पहली बार। इसके बाद इसके समय में विद्युत विभाग, हाँ, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत भी डलहौजी के समय ही हुआ था। तो डलहौजी के समय कई अच्छे पहला रेलवे लाइन की शुरुआत, पहली रेल भी चला कब, किसके काल में, डलहौजी के काल में चला पहला रेल। नोट कर लीजिए, ये सारी बातों को नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट गया यहां से, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सेशन अच्छे से देखते रहिए, सेशन अब लगातार होगा, टॉपिक वाइज होगा, फुल सेशन भी होगा, डिटेल सेशन भी होगा, टॉपिक वाइज होगा, विषय वाइज होगा, क्लास वाइज भी होगा, प्राइमरी 6 to 8, मिडिल सब कुछ होगा, 9, 10, 11, 12 सबका होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, बस आपका समर्थन मिलता रहे। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार से एकमात्र व्यक्ति कौन थे? दांडी मार्च, गांधी जी ने सोचा नमक कानून, तो उस समय नियम था कि नमक कोई भी व्यक्ति नहीं बना, कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई निजी व्यक्ति नमक नहीं बना सकता। तो नमक पर टैक्स था, तो गांधी जी चाहते थे नमक पर सबका अधिकार होना चाहिए, इसीलिए गांधी जी ने नमक को विषय बनाया और नमक कानून को तोड़ने का निर्णय लिया। इसीलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च मतलब साबरमती से दांडी गए। अहमदाबाद के पास साबरमती एक जगह है जहां से गांधी जी ने पदयात्रा शुरू किया अपने 78 अनुयायियों के साथ, अपने 78 अनुयायियों के साथ पदयात्रा गांधी जी ने शुरू की। अपने 78 एक गांधी जी थे, टोटल 79 लोग हो गए, गांधी जी को मिलाकर 79 थे। गांधी जी के साथ 78 लोग चले साबरमती से दांडी। उसमें एक बिहारी भी थे, एक बिहार के व्यक्ति भी शामिल थे। उनका नाम क्या था? बिहार से एक ही लोग थे। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार से एक लोग थे। वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, बाबू गिरवरधारी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, या जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन थे गांधी जी के साथ? गांधी जी के साथ कौन थे गुरु? जल्दी उत्तर दीजिए,
बिल्कुल सही, कमलेश जी सही बोल रहे हैं। टॉपिक वाइज भी कराएंगे। भाई गांधी जी के साथ कौन थे? तो बाबू गिरिवरधारी प्रसाद बिल्कुल सही उत्तर दे रहे थे। गांधी जी 78 लोगों के साथ कहे और दांडी, और 6 अप्रैल को पहुंचे। 12 मार्च को शुरू हुआ। देखो मार्च कब होगा? मार्च में, रट लो, मार्च होगा मार्च में। तो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च को होता है और कंप्लीट होता है 6 अप्रैल को। 12 मार्च 1930 नोट कर लो। दांडी मार्च की शुरुआत हुआ साबरमती से। साबरमती से लोग चले दांडी की ओर और दांडी पहुंचे 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया गया और उसी दिन से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूछा जाए कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 6 अप्रैल को, जिस दिन नमक कानून तोड़ा गया। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। आज ज्यादा लंबा लाइव नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन कुछ कर लेते हैं 10 क्वेश्चन तक। अगला सवाल है गुरु, 1946 में भड़के दंगों में, चलिए अभी क्वेश्चन का उत्तर मैं बता चुका हूं पहले ही, जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के विषय में बता रहा था, नील की खेती से प्रताड़ित किसान के बारे में बता रहा था। चंपारण सत्याग्रह डिटेल में बाद में पढ़ा देंगे हम क्लियर करके, क्योंकि हर बार बदलता रहा था नॉर्म्स कि कितना, कि 1 बीघा में कितना कट्ठा में उगाना है नील। ये 1860 से पहले अलग था, 60 के बाद बदला और फिर तो खत्म ही हो गया। तो बताइए हमको, 1946 में भड़के दंगे में गांधी जी नोआखली की पदयात्रा में थे, तो उनके उस समय निजी सचिव कौन थे? बताए थे भी हम। जो बताएगा उसे मिलेगा एक डेयरी मिल्क। जल्दी बताओ, एक डेयरी मिल्क मिलेगा भाई गुरु। एक बार सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़ गए। मेरा आप लोगों से करबद्ध विनती है कि आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। जितना लाइक करेंगे आप, उतना ही सेशन रीच पहुंचेगा। एक बार आपका समर्थन, सपोर्ट और प्यार मिल जाए, हम आपके लिए लगातार पढ़ाऊंगा, आकर के मोटिवेशन भी करूंगा। और याद रखिए, आपके साथ एज ए गार्जियन हर जगह खड़ा रहूंगा, ये प्रॉमिस है गुरु। चलिए अब फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्ज आपको देना नहीं है। जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए। बताइए जल्दी कौन है आंसर? प्यारेलाल, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी में से कोई नहीं? जल्दी बताओ। सब लोग सी उत्तर दे रहे हैं। अब बता चुके, इसका आंसर बता चुके हैं। चलिए हाँ, विक्रम जी सही बता रहे हैं आप। विक्रम जी का उत्तर सही लग रहा है मुझे। चलिए, प्यारेलाल थे। गांधी जी के निजी सचिव। नोआखली में दंगा हो गया था, लोग दिल्ली में बैठे थे और गांधी जी लोगों का आंसू पोंछ रहे थे। और उस समय गांधी जी के निजी, नोआखली वर्तमान में बांग्लादेश में, लिख लीजिए अभी, नोआखली वर्तमान में बांग्लादेश में है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन में रहेगा। आगे आओ गुरु, नेक्स्ट अगला सवाल पे हम आते हैं। अगला सवाल है व्यक्तिगत सत्याग्रह। चलो इसमें बताओ, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए मेहनत करते रहिए, कमरा में बंद हो जाइए और अपने आप को सौंप दीजिए पढ़ाई के हवाले। रात दिन पढ़िए, थोड़ा सा जब YouTube से आपका सेशन खत्म हो जाए, मोबाइल से दूरी बना के पढ़िए। मैं आपको लिखित देता हूं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। सिलेक्शन होता है तो दुनिया जानती है कि इसका सिलेक्शन हो गया। बड़ा इजी काम है, लेकिन कौन जानता है कि हमने क्या क्या झेले हैं, कितने बर्थडे छोड़ा, कितना होली दिवाली और कितने शादी छोड़े, वो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा जानता है। बहुत तकलीफें होती हैं, तब जाके एक नौकरी मिलती है हमारी। लेकिन बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। एक लाइन बताता हूं, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता गुरु। अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तभी सब कुछ मिलता है। लगातार पढ़िए, मेहनत करिए। और जो लोग कहते हैं सिलेक्शन के बाद कि तुम्हारा ऐसी हो गया, उनको बताइए ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। एक बार कांटों भरा बिस्तर को फूल समझ के पढ़िए। हम लिखित देते हैं कि आपका सिलेक्शन साल 1.5 साल में, जब शुरुआत भी कर रहे हैं तब भी हो जाएगा। तैयारी है तो 6 महीने में नौकरी हो जाएगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी के पहले दूसरे सत्याग्रही कौन थे पूछ रहा है। गांधी जी के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जल्दी बताओ। गांधी जी के दूसरे सत्याग्रही, उत्तर फटाफट उत्तर गुरु। जल्दी सेशन पर लाइक कर दो। जल्दी सेशन से जुड़ गए, अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। गांधी जी के पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रह और तीसरे सत्याग्रही थे गांधी जी के तीसरे सत्याग्रही थे कौन? ब्रह्मदत्त। और दूसरे सत्याग्रही थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नोट कर लो टाइम, कल से शाम 7:30 बजे अपना कॉपी कलम लेके तैयार रहिएगा। सेशन के ऊपर शेयर कर दीजिएगा और जितने भी मित्र हैं, ग्रुप हैं, सब जगह कल शाम 7:30 बजे, कल से बिना कोई गैप किए हम लगातार मंडे टू सैटरडे लाइव आएंगे। संडे को कोई स्पेशल क्लास लेंगे हम, स्पेशल हर संडे को भी गैप नहीं करेंगे, उस दिन स्पेशल क्लास होगी। चलिए, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। और लिख लीजिए गुरु, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में हुआ था शुरू। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह समर्थन और प्यार बनाए रखिए, लगातार हम आपके बीच रहेंगे। अब आपको, आपके लिए हम हमेशा दहाड़ेंगे आकर, वही समर्थन दीजिए जो समर्थन आपने पिछली बार दिया था। आपको देखिए मैं आपके लिए क्या क्या करता हूं, मुझे पूरी रात जगना होगा, नौकरी के बाद भी जगूंगा, लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा गुरु। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है फोन ना, देखिए भूगोल का सवाल आ गया। फोन नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? हवाएं चलती है, कई प्रकार की हवाएं होती हैं, उसमें एक हवा है स्थानीय पवन। सुनिए, लोकल विंड उसको बोलते हैं, स्थानीय पवन। सुन लो, स्थानीय पवन या स्थानीय हवा या लोकल विंड उस हवा को कहते हैं जो किसी खास मौसम में चले। ध्यान सुनिए, जो किसी खास मौसम में चले, खास स्थान पर चले, उसको बोलते हैं लोकल विंड, स्थानीय पवन। सुन लो मेरे भाई, जैसे लू आपके यहाँ चलता, मई आएगा, अब मई में क्या चलेगा? लू चलेगा। अब बिहार में उसको बोलते हैं लूक, लूक चलेगा बिहार में भैया, लूक चलेगा, धूक के चलेगा लूक, नहीं एकदम धूक के लूक चल रहा है, एकदम लूक मार दिया, कहते हैं ना वही लू। कब चलता है? मई में चलता है। कहाँ चलता है? तो सिर्फ उत्तर भारत में चलता है। तो जब किसी खास स्थान पर चले, ऐसी हवा जो खास स्थान पर चले, हर साल चले पर खास स्थान पर चले और खास समय में चले, उसे स्थानीय पवन कहते हैं। तो जैसे बिहार भारत में लू है, उसी तरह से फोन कहाँ चलती, पूछ रहा है। फोन लू जैसे चलती है वैसे फोन कहाँ चलती है? तो ये चलती है फ्रांस में। कहाँ चलती है? फ्रांस के रोन नदी घाटी में। नोट कर लीजिए, फ्रांस में एक नदी है रोन नदी, घाटी में चलती है, घाटी में चलती है। फोन नाम का जो स्थानीय पवन है वो कहाँ चलती है? फ्रांस में। अमेरिका में कौन है? चिनूक। नोट कर लो, अमेरिका में जो चलती है लोकल विंड उसका नाम है चिनूक, दूसरा का नाम है ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, और तीसरे का नाम है चिनूक, ब्लैक रोलर, और तीसरे का नाम है गुरु ब्लैक रोलर, चिनूक और सेंटा आना। सेंटा आना, ये तीनों अमेरिका में चलती है, ब्रिटेन में नहीं। अर्जेंटीना में जो चलती है उसका नाम है जोंडा, उसका नाम है जोंडा। नोट कर लीजिए, सब लोकल विंड का नाम बता दिया। अमेरिका में जो लोकल विंड चलती है उसका नाम है चिनूक, ब्लैक रोलर और सेंटा आना, तीन चलती है। अर्जेंटीना में चलती है जोंडा और भारत में चलती है लू। ये सब क्या है? लोकल विंड का नाम है। चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इतना कम से कम याद हो जाए। एक चीज और जान, जो चिनूक को हम लोग बोलते हैं हिमखोर। क्वेश्चन आता है, किस लोकल विंड को हिमखोर के नाम से जानते हैं? किस स्थानीय पवन को हिमखोर यानी स्नो ईटर के नाम से जानते हैं? वो भैया है कौन? फोन। नोट कर लीजिए, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक कर दो, एक बार समर्थन दीजिए आप लोग। कल से शाम 7:30 बजे एक बड़ा आगाज करेंगे, डेली, कल ही नहीं बल्कि रोज होगा। शाम 7:30 बजे का टाइम नोट कर लीजिए और तैयार रहिएगा इस तरह के बेहतरीन सेशन के लिए। चलिए एक बार सेशन को स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, 11 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? इनमें से कौन सा हिल स्टेशन, आप लिख लीजिए। आपने नाम सुना है ना हिल स्टेशन का? सुना होगा, श्रीनगर, मनाली, कुल्लू, सुना है आप लोगों ने नाम? ऊटी। इसी प्रकार पूछ रहा है, कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है, ये पूछ रहा है। कौन सा? चमोली, नैनीताल, रानीखेत, गुलमर्ग। तो गुरु आप जानते हैं चमोली भी उत्तराखंड में है। कौन नहीं है पूछ रहा है? चमोली भी उत्तराखंड में, नैनीताल भी उत्तराखंड में, रानीखेत भी उत्तराखंड में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। नोट कर लो,
चमोली में क्या है जी? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, नोट कर लो, क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ है? तो चमोली में। प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली में। और लिख लो नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लिख लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। इसी का नाम बदल के कर दिया गया अब रामगंगा। इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रामगंगा नदी के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है। लिख लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखो जी, भारत का पहला नेशनल पार्क पूछे तो क्या आंसर होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नोट करो जल्दी से, जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है जो रामगंगा नदी के किनारे है। इसीलिए मोदी जी ने इसका नाम, मोदी जी आए हैं भैया तो नाम पलटा पलटी खूब हो रहा है। तो भैया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के अब रामगंगा कर दिया गया। लेकिन लिख लो, ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है और भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। ये नैनीताल के पास है। रानीखेत भी उत्तराखंड में है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को एक बार प्लीज आप लोगों से आग्रह है, सेशन को लाइक कर दो। लाइक करने में कितना टाइम लगता है गुरु? लाइक कर दीजिए। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट। चलिए, फूलों की घाटी चमोली। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अगला सवाल, भारत की एक मिट्टी, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। भारत की एक मिट्टी जिसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता सबसे अधिक है, गर्मी के दिनों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, वह मिट्टी कौन सी है? बताइए कौन सी मिट्टी है जिसमें गर्मी के दिनों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और उसमें पानी को बना के रखने की क्षमता, यानी पानी ज्यादा समय तक मतलब पानी ज्यादा स्टोर नहीं करती, लेकिन जो पानी होता है, समझिए ध्यान से, पानी को स्टोर नहीं करती लेकिन पानी को ज्यादा समय तक टिका के रखती है। कितना भी धूप हो जाए अंदर पानी रहेगा और बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। बताइए वो मिट्टी कौन सी है? यही पूछ रहा है। तो भाई ये मिट्टी लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी? जल्दी उत्तर दीजिए, कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी को बना के रखने की क्षमता सबसे ज्यादा है और दरारें पड़ जाती है? भैया ये मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसी को हम रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और इसको खुद से जुता हुआ खेत भी कहा जाता है। दरारें पड़ जाती हैं तो लोग कहते हैं भैया अपने आप जुत गया है, उस तरीके से। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम नोट कर लो, रेगूर मिट्टी है। सबसे अधिक पानी, देर तक पानी को बना के रखती है और गर्मी के दिनों में इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। लिख लो, एक चीज और लिख लो, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्वेश्चन आता है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो लिख लीजिए, मैग्नीज के कारण, मैग्नीज के कारण और लोहा के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोहा के ऑक्साइड के कारण। लोहा का जो ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, लोहा का ऑक्साइड बोलो या आयरन ऑक्साइड बोलो, एक ही बात है, आयरन ऑक्साइड। नोट कर लो गुरु, पूछा जाए लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों? तो लोहा के ऑक्साइड के कारण। या मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों? क्वेश्चन भी आता है कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों? तो आंसर होगा लोहा के ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है और मंगल ग्रह का रंग भी लाल इसी कारण से होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। काली मिट्टी का रंग काला मैग्नीज और लोहा के कारण होता है। नोट कर लीजिए, जलोढ़ मिट्टी जो है नदी के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, पानी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सुन लो, पानी द्वारा बहाकर, नदी द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाएगी उसे जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। अगर जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो गई तो उसको बोलते हैं बांगर। जलोढ़ मिट्टी अगर ओल्ड, पुरानी हो गई तो उसी को बोलते हैं बांगर। एकदम से नया है तो उसी को बोलते हैं खादर। नोट कर लो, जलोढ़ मिट्टी पानी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी पुरानी हो गई तो बांगर, नई है तो खादर। नोट कर लो गुरु, पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। जलोढ़ मिट्टी अगर पुरानी तो बांगर, नई तो खादर। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। चलिए कल से आगाज करेंगे बड़े सेशन का, बेहतरीन सेशन का। हमारे पास पूरी टीम भी है लेकिन आपका सेशन मैं स्वयं लूंगा। चलिए गुरु, अब मेहनत शुरू हुआ है, बहुत ईमानदारी से पढ़ाएंगे, इसको समझेंगे हम कि मेरा क्लास चल रहा है,
बिल्कुल कोई भी कमी नहीं करेंगे। जिस प्रकार से एक गार्जियन, एक बड़ा भाई, आपका अपना, जिस तरीके से आपको पढ़ाता है, आपका केयर करता है, मैं पढ़ाई में वैसा ही केयर करूंगा। ये प्रॉमिस है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब कुछ, बस आपका समर्थन मिलता रहे। चलो गुरु नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? ये तो क्वेश्चन बता देंगे। 10 हो गया था, 11वां नंबर क्वेश्चन है, गलती से टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यही लास्ट करेंगे हम। ये क्वेश्चन इतिहास से शुरू हुआ था, इतिहास पे लास्ट हो जाएगा। भाई, महात्मा बुद्ध के समय भारत में कितने महाजनपद थे? सुन लो, बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिख लो, बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र, दोनों लिख लो नाम, यही 2 नाम लिखो। जैन लिखो, जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुतर निकाय के अनुसार बुद्ध के समय में 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में थे। बिहार में 3 महाजनपद थे। कौन कौन? मगध, लिच्छवी, वैशाली और अंग। मगध, अंग और लिच्छवी, लिखो, मगध, अंग और लिच्छवी। बिहार में 3 महाजनपद थे, 16 में से 3 बिहार में थे। और सबसे ज्यादा महाजनपद कहाँ था? उत्तर प्रदेश में, भी नोट कर लीजिए। चलिए, तो 16 महाजनपद थे किसके अनुसार? भगवती सूत्र जैन धर्म के ग्रंथ, भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुतर निकाय के अनुसार। तो आज हम लोग 11 क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नहीं और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में, अच्छा अभी तो बता ही दिए, किस बौद्ध ग्रंथ में वर्णन है कि भारत में 16 महाजनपद थे? मैंने बताया कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से पता चलता है कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। प्राचीन काल में 16, कल से, फिर से नोट कर लो टाइम, कल शाम 7:30 बजे, कल से डेली हम लाइव आएंगे। अगर किसी दिन गलती से लेट हुआ तो टाइमिंग पहले ही डिसाइड करके बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? जल्दी बताओ, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? चलिए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अवंती, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती। चलिए, उज्जैन वही है। उज्जैन किस नदी के किनारे है जी? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, नोट कर लीजिए। उज्जैन में महाकुंभ, कुंभ का मेला भी लगता है। उज्जैन में कुंभ का मेला, वैसे कुंभ मेला भारत में 4 स्थान पर लगता है। कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है गुरु, लिख लो। नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे, लिख लो। हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार में लगता है गंगा के किनारे। इलाहाबाद में लगता है गंगा यमुना सरस्वती के किनारे। और उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला। उसके बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर है, महाकाल मंदिर है गुरु, शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन में, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, कुंभ का मेला लगता है और महाकाल मंदिर है। 3 बात याद रखो। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका था। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। नेक्स्ट आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट सवाल, प्राचीन भारत में, अच्छा एक बात और आपसे बात करना था मुझे, आप लोग बताइएगा, राय दीजिएगा इसमें। एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए। हम लोग सुबह में चाह रहे हैं कि सुबह करीब 6:30 या 6 बजे हम लोग आप लोगों के लिए करंट अफेयर का सेशन लेकर आए।
बहुत बेहतरीन शानदार करंट अफेयर लेकर आएंगे। आप लोग अगर यस बोले तो हम करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत नेक्स्ट वीक से कर देंगे। यदि आप कहेंगे तो सुबह 6 बजे या सुबह 5:30 बजे, जैसा आप कहेंगे हम लाइव सेशन लेकर आएंगे करंट अफेयर का भी। यदि यस बोलिए तो करेंगे, और सेशन को लाइक कर दो गुरु। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में भाग नामक कर किससे वसूल किया था? भाग नामक कर किससे वसूल किया था? नोट करिए जल्दी से। कई प्रकार के टैक्स होते थे, उसमें एक टैक्स होता था भाग। बताइए, कई प्रकार के टैक्स होते थे, उसमें एक टैक्स होता था भाग। भाग नाम का टैक्स किससे वसूल किया जाता था? तो ये वसूल किया जाता था किसानों से। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। किसानों से, प्राचीन भारत में महाजनपद के शासकों ने अपने क्षेत्र के किसानों से भाग नामक कर वसूल किया, टैक्स वसूल किया। आमतौर पर भाग कर फसल की उपज का कितना लगता था? 1/6। नोट कर लो, किसानों से जो टैक्स लगता था 1/6 लगता था। नेक्स्ट आ जाइए, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? जो 16 महाजनपद थे, आज जो मथुरा है वो किसकी राजधानी थी? कंस की राजधानी थी मथुरा। कंस मामा की राजधानी थी मथुरा। मथुरा किस राज्य की राजधानी हुआ करता था? आपको बताया हूं कि 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, और उत्तर प्रदेश में कौन सा महाजनपद था जिसकी राजधानी थी मथुरा? मथुरा राजधानी किसका था? जल्दी बताओ। सुरसेन। सुरसेन की राजधानी था मथुरा। नोट कर लीजिए, सुरसेन की राजधानी मथुरा। नेक्स्ट आ जाइए, अगले सवाल पे आते हैं। और कल से 7:30 बजे तैयार रहिएगा एक आगाज के लिए, और अगले हफ्ते मंडे से हम लोग क्या शुरू कर देंगे? सुबह 6 बजे बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन होगा। TRE 1 वाले, TRE 4 वाले भी देखिए, BPSC वाले भी देखिए, सारी परीक्षाओं को लेकर एक बेहतरीन करंट अफेयर लेकर आएंगे, जिसमें जितने भी अखबार हैं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान, सबको खंगाल के लाएंगे और बेहतरीन लाएंगे, जिससे बाहर करंट भी नहीं जाएगा। तो सुबह 6 बजे उसका बता देंगे संडे को हम। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का राजा था? चंड प्रद्योत, वही चंड प्रद्योत जिसको पीलिया हो गया था, वही चंड प्रद्योत जिसको जॉन्डिस हो गया था, पीलिया, जिसके इलाज के लिए मगध के राजा, यही मगध जिस धरती से मैं लाइव आ रहा हूं, मगध के राजा बिंबिसार, मगध के राजा बिंबिसार ने, बिंबिसार की बात मैं करूं, उसने अपने एक वैद्य था उसका जीवक, बिंबिसार का एक वैद्य था जीवक, उसको भेजा था इलाज के लिए, चंड प्रद्योत के इलाज के लिए जीवक को भेजा गया था। बिंबिसार का, मगध के राजा बिंबिसार का राज वैद्य था जीवक, जिसको भेजा गया चंड प्रद्योत के पास, जॉन्डिस को हो गया था इलाज के लिए। तो भैया ये राजा था अवंती का, उज्जैन का राजा था, अवंती के राजा चंड प्रद्योत था, जिसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था, वही अवंती जिसकी राजधानी था उज्जैन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट आ जाते हैं गुरु, अगला सवाल लास्ट है क्या? हाँ लास्ट हो गया। चलिए ये सवाल लास्ट हो गया। कल फिर से बोल रहा हूं सेशन को एक बार, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए गुरु तो सेशन को लाइक कर दीजिए। जीवन में कुछ खत्म नहीं होता, मैं एक बार लास्ट बोल रहा हूं, सुन लीजिए, जीवन में कुछ खत्म नहीं होता। कोई ये छोड़कर चली गई, वो छोड़कर चला गया, टेंशन में बैठे हैं, अब तो मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, हम क्या करें, वो शिक्षक बन गया मुझे छोड़ दिया, वो शिक्षक बन गई मुझे छोड़ दिया, जाने दीजिए भाड़ में, कोई किसी का नहीं है गुरु। अपने आप को कमरे में बंद कीजिए, जीवन में कुछ खत्म नहीं होता। मैं बता देता हूं आपको, एक हमेशा शेर बोलता हूं मैं, लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। जहां खड़े हो जाएंगे साम्राज्य वहीं खड़ा कर देंगे गुरु, यह मद्दा रखिए और याद रखिए, सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज। जिस दिन अपने कमरे में बंद होकर के टॉप रिजल्ट में शामिल होइएगा, सामने वाले के मुंह पर जिसने आपको धोखा दिया या कुछ भी किया चमाटा लगेगा जोर से। इसलिए प्लीज अपने आप को कमरे में लॉक कीजिए, रात दिन पढ़िए, सिलेक्शन तो चल के आएगा, चूम के आएगा जी, कि आइए जी हम ज्वाइन कीजिए, हमको मेहनत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं गुरु, सब कुछ होगा, जीवन में सब कुछ मिलेगा। बस आप एक बार अपना जज्बा दिखाइए। एज ए टीचर गाइड मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करके जाइएगा, एक कमेंट जरूर दीजिएगा कैसा लगा आपको सेशन, और कुछ अगर इसमें जोड़ना हो, ऐड करना हो
तो हम इसको ऐड भी करेंगे, आपके सुझाव को ही मानेंगे। और सेशन को लाइक कर दीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस सब लोग लगा लीजिए अपने स्टेटस में, ताकि अधिकतम जगह पर सेशन पहुंच जाए। कल से शाम 7:30 बजे रेगुलर हम लाइव आ रहे हैं। तब तक के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद, शुभ रात्रि, खुश रहो गुरु, मुस्कुराते रहो, हम आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।